दोस्तों, पीएम मोदी के आए दिन जो डराने वाले बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद कई विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं कि हालात जितने दिखाई देते हैं उससे कहीं ज्यादा खराब हैं। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन देश के अर्थशास्त्री क्या कहते हैं और ऐसे अर्थशास्त्री क्या कहते हैं जो पीएम मोदी के पुराने सलाहकार रह चुके हैं? पीएम मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार और आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य दो अर्थशास्त्रियों के बयान आपको सुनाते हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त किस संकट के दौर से गुजर रही है। पीएम मोदी के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम क्या कहते हैं, एक आर्टिकल उन्होंने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, और इसमें क्या उन्होंने लिखा है यह हेडलाइन आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर निवेश को बढ़ाना है, निवेश को बूस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट लानी है, तो आपको जो पीपल इंचार्ज हैं उन्हें बदलना होगा। अब इस हेडलाइन के कई मायने निकलते हैं। पीएम मोदी को बदलने की बात हो रही है, या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बदलने की बात हो रही है, या फिर जो पीएम मोदी के फिलहाल आर्थिक सलाहकार हैं उन्हें बदलने की बात हो रही है। इसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर अरविंद सुब्रमण्यम ने खुलकर बोला है। वो अरविंद सुब्रमण्यम जो कि 2014 से लेकर 2018 तक पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं 2014 से लेकर 2018 तक। और अब वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि आज जब रुपया लगातार गिर रहा है और भारत गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो वैसी ही भावना यहां भी दिखाई देती है। आखिर जिम्मेदारी किसके हाथ में है? जो भी है या नहीं है उन्हें बदल देना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि संकट की स्थिति में जनता और बाजार दोनों को यह भरोसा चाहिए होता है कि कोई निर्णायक व्यक्ति है। आज जरूरत ऐसे विश्वसनीय चेहरे की है जो साफ संदेश दे सके। जैसे यूरो संकट के दौरान इटली के पूर्व प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने कहा था, जो भी होगा हम देख लेंगे। दिल्ली से खामोशी और दिशाहीनता दोनों दिखाई देती है, जबकि मुंबई से ऐसा लगता है मानो घटनाएं नीति निर्माताओं पर हावी हो चुकी हों। यहां तक कि प्रधानमंत्री की ओर से किफायत वाली अपील ने भी बाजार को आश्वस्त करने की बजाय चिंता बढ़ाने वाला काम किया। यानी पीएम मोदी ने जो पेट्रोल बचाने की बात की थी, डीजल बचाने की बात की थी, गाड़ियां कम इस्तेमाल करने की बात की थी, सोना ना खरीदने की अपील की थी, उन्हें लेकर अरविंद सुब्रमण्यम कहते हैं कि चिंता बढ़ाने का काम किया देश के प्रधानमंत्री के बयान ने। आगे वो कहते हैं, इसके बाद उनका लंबा विदेशी दौरा घरेलू स्तर पर निर्णयहीनता और स्पष्ट कार्य योजना के अभाव की भावना को और मजबूत करता दिखाई दिया। आगे वो कहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन का एक और गंभीर कारण यह है कि सरकार को केवल और ज्यादा करने की नहीं बल्कि कुछ चीजें बंद करने की भी जरूरत है। आज का रुपया संकट केवल ईरान युद्ध और ऊर्जा आयात पर निर्भर भारत पर पड़े उसके प्रभाव का परिणाम नहीं है। ये उतना ही या उससे भी ज्यादा भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक संभावनाओं को लेकर बढ़ते संदेह को दर्शाता है। युद्ध शुरू होने से पहले ही रुपया उभरते बाजारों वाले देशों की मुद्रा की तुलना में कमजोर हो चुका था। युद्ध से पहले के 2-3 वर्षों में तुर्की को छोड़कर शायद ही किसी देश की मुद्रा में इतनी बड़ी गिरावट आई जितनी भारतीय रुपए में। भारतीय रिजर्व बैंक ने उसे बचाने के लिए असाधारण स्तर पर हस्तक्षेप किया, तब भी इसका कोई असर नहीं हुआ। 2022 से फरवरी 2026 के बीच रुपया 20% से ज्यादा गिर गया, जबकि आरबीआई की हर कोशिश नाकाम रही। यानी अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि अब जो युद्ध का हवाला दिया जा रहा है, मामला वहां तक सीमित नहीं है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जो निवेश को लेकर भरोसा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हों या फिर हमारे देश के लोग हों, जो बाजार से पैसा निकल रहा है, वो भी चिंता का विषय है। आगे अरविंद सुब्रमण्यम कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इससे क्या केवल नीतिगत सुधार की मांग नहीं बल्कि नेतृत्व परिवर्तन की मांग क्यों निकलती है? सरकार के पक्ष में यह जरूर कहा जा सकता है कि उसने हाल के सालों में कारोबार करने की लागत घटाने के लिए कई सुधार लागू किए हैं, लेकिन इससे निवेशकों में भरोसा नहीं लौटा। आगे मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए अरविंद सुब्रमण्यम कहते हैं, सरकार ने व्यवस्था को इस तरह मोड़ दिया है कि उसका लाभ कुछ बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मिले, जबकि दूसरे घरेलू और विदेशी निवेशक नुकसान में रहें। इसके अलावा संसाधनों के आवंटन और निवेश प्रवाह में बीजेपी शासित राज्यों को प्राथमिकता देने, राज्य की दमनकारी संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और कारोबारियों के खिलाफ करने, टैक्स कानूनों को ज्यादा आक्रामक और मनमाने तरीके से लागू करने और भारत की फेडरल निर्णय प्रक्रिया को कमजोर करने जैसे कदमों ने निवेशकों के बीच भरोसा और विश्वास पैदा करने की बजाय उसे नुकसान पहुंचाया है। यानी विपक्ष जो आरोप लगाता है, जो आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, एक तरह से वैसी ही भाषा अरविंद सुब्रमण्यम की दिखाई देती है कि बीजेपी शासित राज्यों को प्राथमिकता दी जाती है और इससे देश का नुकसान हो रहा है। जो डबल इंजन की बात करते हैं हर राज्य के चुनाव में जाकर पीएम मोदी, तो डबल इंजन को लाभ पहुंचाने के लिए जो नीतियां लागू की जाती हैं उससे देश पीछे जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है, ये अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है।
अरविंद सुब्रमण्यम के अलावा पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला क्या कहते हैं? वो बीजेपी के लगातार चुनावी जीत को लेकर जो डंका बजाया जाता है उसे लेकर उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, और क्या कहा था जब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत हासिल की थी तो उसको लेकर जो वाहवाही की जा रही थी मीडिया के द्वारा, उस पर क्या कहते सुरजीत भल्ला? उन्होंने लिखा कि बीजेपी जीत रही है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था हार रही है। तो सुरजीत भल्ला ने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे उन्होंने क्या लॉजिक दिए हैं? उन्होंने कहा कि बीजेपी के लगातार चुनावी जीत ने उसे लापरवाह बना दिया है। बंगाल की जीत ने बीजेपी को उसके राजनीतिक शिखर तक तो पहुंचा दिया, लेकिन देश की इकोनॉमी संभालने के मामले में उसका प्रदर्शन सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया है। सत्ताधारी पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है, विपक्ष बेहद कमजोर है। इस वजह से बीजेपी सरकार आर्थिक नीतियां बनाने में ढीली हो गई है। निजी निवेश और विदेशी पूंजी निवेश में चेतावनी वाले संकेत दिख रहे हैं, लेकिन सरकार को कठिन आर्थिक सुधारों की जरूरत कम महसूस हो रही है। आगे सुरजीत भल्ला कहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की पटरी से उतरने के लिए 4 पक्ष जिम्मेदार हैं। इनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष खुद मोदी सरकार है। यह सरकार समस्या को पहचानती तो है, लेकिन संकट के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर संतुष्ट हो जाती है। यानी ब्लेम गेम खेला जाता है, पूर्व की सरकारों को कोस दिया जाता है कई बार। इसके अलावा आर्थिक नीतियों पर जब सवाल खड़े होते हैं, कभी कांग्रेस शासित राज्यों को जिम्मेदार बता दिया जाता है, कभी मुफ्त वाली राजनीति को लेकर जिम्मेदार बता दिया जाता है, उसके बाद खुद मुफ्त वाली रेडिया बांटने लगते हैं, तो हिपोक्रेसी भी दिखाई देती है। आगे वो कहते हैं, बीजेपी लगभग हर चुनाव जीत रही है, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी है। हो सकता है कि इस वजह से सरकार एक आराम वाले दायरे में चली गई हो, उसे लगने लगा हो कि इकोनॉमी के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वोट तो मिल ही रहे हैं लोगों के पास, उसके अलावा दूसरा विकल्प भी क्या है। आगे सुरजीत भल्ला अर्थव्यवस्था के बारे में पीएम मोदी के दावों की पोल खोलते हैं और क्या कहते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। बीजेपी चुनाव तो जीत रही है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था हार रही है। मोदी सरकार के प्रचार और हकीकत की तुलना करते हुए सुरजीत भल्ला कहते हैं, मोदी सरकार ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था होने का प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यह दावा पूरी तरह से सही नहीं है और इसका डंका पीटने का कोई खास फायदा भी नहीं है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि सुरजीत भल्ला ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया कि पीएम मोदी जो प्रचार करते हैं, जो डंका पीटते हैं, ऐसे प्रचार का क्यों फायदा नहीं है जब कहा जाता है कि हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। तो आगे वो बात करते पर कैपिटा जीडीपी की। आर्थिक असमानता की वजह से पर कैपिटा जीडीपी में हम कहां खड़े हैं? सुरजीत भल्ला क्या कहते हैं, अगर प्रति व्यक्ति जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी को अमेरिकी डॉलर में मापा जाए तो भारत की ग्रोथ रेट बांग्लादेश और इथियोपिया जैसे देशों से भी पीछे है। इसके पीछे निजी निवेश में आई गिरावट बड़ी वजह है, जो 2014 के बाद लगातार गिर रही है। सरकारी निवेश तो काफी बढ़ा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। सरकारी निवेश में जहां 5 से 6% की बढ़त हुई है, वहीं निजी निवेश उतना ही घट रहा है। भारत में विदेशी निवेश भी लगातार गिर रहा है। 2015 में भारत की द्विपक्षीय निवेश संधि व्यवस्था में किए गए बदलावों की वजह से विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए भारत को वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों से भी कम आकर्षक देश बना दिया। तो ये हमारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने से बच रहे हैं, जबकि पीएम मोदी भाषणों में दावा करते हैं, इस बात को बार बार दोहराते हैं कि दुनिया भारत के बारे में सबसे ज्यादा सोच रही है, भारत के बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। हकीकत यह है कि हमारे बाजार से पैसा निकालकर ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में लगाया जा रहा है। यही वजह है कि भारत का शेयर बाजार मार्केट वैल्यू के हिसाब से टॉप 5 शेयर बाजारों से भी बाहर हो गया। ताइवान हमारी जगह पहुंच गया। ताइवान छोटा सा देश, 2.5 करोड़ से भी कम आबादी का देश, शेयर बाजार मार्केट वैल्यू के मामले में भारत से ऊपर हो गया है। और यह दिखाता है कि निवेशक कैसे हमारे बाजार से पैसा निकालकर दूसरे देशों में लगा रहे हैं। तो सुरजीत भल्ला और अरविंद सुब्रमण्यम के बयान दिखाते हैं कि पीएम मोदी भले अर्थव्यवस्था को लेकर लंबी लंबी फेंकते हैं, जरूरत से ज्यादा आशावादी बयान देते हैं, लेकिन धरातल पर क्या हालात है? सर्विस सेक्टर पर नौकरियों पर संकट आ गया है। एआई के बढ़ते चलन के बीच ना तो हम एआई में ज्यादा झंडे गाड़ पाए हैं, और सर्विस सेक्टर में भारत का चूंकि लोहा माना जाता है, भारत के युवा सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा नौकरियां पाते हैं और इस बात के लिए हम अपनी तारीफ भी करते हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर में नौकरियां खतरे में आ रही हैं। तमाम कंपनियों में छंटनी की शुरुआत हो गई है। अब मेटा ने ही कुछ दिन पहले 8,000 के करीब कर्मचारियों को निकाल दिया। लेकिन हमारा मीडिया इन सब खबरों पर डिबेट नहीं करेगा। कोई कुछ बोल देगा पीएम मोदी के खिलाफ कि भैया पीएम मोदी को गाली दे दी, तो उस पर कई दिन तक डिबेट की जाएगी। लेकिन जो युवाओं का मुद्दा है, जो देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, क्या हमारे लिए वो विमर्श का विषय है? ये हमें सोचने की जरूरत है, हमारे देश की मीडिया को सोचने की जरूरत है, और मोदी सरकार को भ्रम का जाल बनाने की बजाय धरातल की चुनौतियों को समझते हुए जनता के सामने सब कुछ स्पष्ट करने की जरूरत है और साफ सुथरी नीतियां बनाने की जरूरत है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।